महान्यायवादी और सीएजी का मतलब होता है कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल। तो इससे रिलेटेड इसका प्रश्न है पहला, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन थे? तो इसका हो जाएगा भारत का महान्यायवादी थे, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? तो ये है भारत का राष्ट्रपति करता है, ऑप्शन नंबर सी। भारत सरकार को कानूनी विषय पर परामर्श कौन देता है? तो ये हो जाएगा अटॉर्नी जनरल, जिसे कहते हैं महान्यायवादी, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में वह व्यक्ति कौन है जो संसद सदस्य नहीं होता है लेकिन जिसे संसद को संबोधित का अधिकार है? हो जाएगा भारत का अटॉर्नी जनरल, ऑप्शन नंबर ए। संसद के प्रत्येक सदन की कार्यवाही में संसद का सदस्य न होते हुए भी कौन भाग ले सकता है? तो ये हो जाएगा महान्यायवादी, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा की कार्यवाहियों में भाग तो ले सकता है किंतु मतदान नहीं कर सकता है? तो ये हो जाएगा अटॉर्नी जनरल, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किसे संसद के दोनों सदनों में बोलने, अन्य कार्यवाहियों में सम्मिलित होने तथा किसी भी संसदीय कमेटी का सदस्य होने का अधिकार नहीं है? तो ये हो जाएगा भारत के अटॉर्नी जनरल को, ऑप्शन नंबर डी। क्या भारत का महान्यायवादी संसद के किसी भी सदन या उनकी समिति की बैठक में अपना वक्तव्य रख सकता है? तो ये हो जाएगा हाँ, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किसको हटाने का अधिकार संसद को नहीं है? तो ये हो जाएगा भारत के महान्यायवादी को, ऑप्शन नंबर डी। महान्यायवादी को प्रति माह कितना रुपए वेतन मिलता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा आर्टिकल 76 में। एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा महान्यायवादी। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किस पदाधिकारी को संसद के सदस्य नहीं होने पर भी उसे संबोधित करने का अधिकार है? तो ये हो जाएगा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत अपना पद धारण करता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा भारत का महान्यायवादी। भारत सरकार का प्रमुख विधि अधिकारी कौन है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा भारत के महान्यायवादी। क्वेश्चन नंबर 16, सदस्य न होते हुए निम्नलिखित में से कौन क्वेश्चन नंबर 16, सदस्य न होते हुए निम्नलिखित में से कौन संसद या किसी भी सदन की कार्यवाही में हिस्सा ले सकता है मत देने के अधिकार के बिना? तो ये हो जाएगा महान्यायवादी, ऑप्शन नंबर डी। भारत का सॉलिसिटर जनरल होता है? तो ये हो जाएगा एक प्रशासनिक अधिकारी, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 18, कानूनी विषय पर राज्य सरकार की कौन परामर्श देता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एडवोकेट जनरल। प्रत्येक राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? तो ये हो जाएगा राज्यपाल, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 20 है, किस राज्य का उच्च विधि अधिकारी होते हैं? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एडवोकेट जनरल। क्वेश्चन नंबर 21, मुख्य सत्यकर्ता की नियुक्ति कौन करता है? तो ये हो जाएगा राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका हो जाएगा एक में भारत में राज्य की महाधिवक्ता की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा संबंधित राज्यों के राज्यपाल के अनुशंसा पर की जाती है? तो ये नहीं होगा। 2 में है सिविल प्रक्रिया संहिता के उपबंधों अनुसार राज्य स्तर पर उच्च न्यायालयों की मूल अपीलीयता या सलाहकारी अधिकारिता होती है? तो ये भी नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, न तो एक और नहीं दो, ऑप्शन नंबर डी। जिला कलेक्टर किस अधिकारी के अधीनस्थ कार्य करते हैं? तो ये हो जाएगा संभागायुक्त, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 24, भारत सरकार के सर्वोच्च शासकीय अधिकारी कौन है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भारत के मंत्रिमंडलीय सचिव। राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी निम्नलिखित में से कौन होता है? तो इसका हो जाएगा एडवोकेट जनरल, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 26 है,
से भारत के संपरीक्षा एक लेखा प्रणालियों का प्रधान कौन होता है? तो इसका होता है भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, ऑप्शन नंबर सी। से केंद्र सरकार के व्यय को नियंत्रित करने की शक्ति किसमें निहित है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक में। निम्नलिखित में वह कौन सा अधिकारी है जो भारत सरकार के वित्तीय लेन देनों में लेखाकरण के लिए जिम्मेदार होता है? तो ये हो जाएगा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके लिए मुख्य लेखाकार तथा लेखा परीक्षक के रूप में काम करता है? तो ये इसका हो जाएगा संघ तथा राज्य सरकार के लिए, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो ये हो जाएगा राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किया गया था? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा संविधान द्वारा। कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल सेवानिवृत्त होते हैं, तो इसका हो जाएगा नियुक्ति के 6 वर्ष बाद या 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर, ऑप्शन नंबर ए। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने नियुक्ति से संविधान के किस अनुच्छेद की तहत की जाती है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आर्टिकल 148। क्वेश्चन नंबर 34 है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को पद के केवल किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो ये हो जाएगा भारत को संसद दोनों सदनों में संशोधन के उपरांत राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। जैसे भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक सीएजी के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? हो जाएगा सीएजी लोक लेखा समिति के बैठक में भाग ले सकता है, ये सही है। तो इसका हो जाएगा केवल हो जाएगा एक, ऑप्शन नंबर ए। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा की गई टिप्पणियों पर कार्यवाही करने की अंतिम जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किसकी है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा संसद। निम्नलिखित में से कौन स्वायत्तशासी जिला और क्षेत्रीय परिषद की निधियों की लेखाओं को लेखा परीक्षा कराएगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भारत का नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कार्य नहीं है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रक्षा लेखाओं का संकलन करना।